हम बहुत गरीब थे। मेरे पापा एक बंगले का चौकीदार था। एक दिन बंगले की मालकिन हमारे घर आई और पापा से मेरा हाथ मांग लिया। मैं अपनी किस्मत पर हैरान रह गई क्योंकि उसका बेटा बहुत खूबसूरत था। लेकिन शादी वाले दिन मालकिन ने पापा को पैसों से भरा एक थैला दिया तो मुझे शक हो गया। शादी होकर मैं उसके बेटे की बीवी बनकर उस बंगले में आ गई। आधी रात को उसका बेटा जैसे ही कमरे में आया, नजर पड़ते ही फांतले से जमीन निकल गई, क्योंकि वह तो मेरा नाम नंदिनी है और मैं गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। बहन भाइयों में मैं सबसे बड़ी हूँ और मुझसे छोटी मेरी 2 बहनें और 3 भाई हैं। हम जैसे गरीब घरानों में औलाद पहली हो या आखिरी, उसको एक ही तरह से देखा जाता है और किसी की कोई नाज नखरे नहीं उठाए जाते। पापा ने बेशक हमें सरकारी स्कूल में पढ़ाई, लेकिन उन्होंने हमें कभी भी आगे पढ़ने से नहीं रोका। मैं सबसे बड़ी औलाद थी, इसलिए पढ़ाई में सबसे आगे थी। उसके साथ साथ ऊपर वाले ने मुझे काफ़ी अच्छी सुंदरता दी थी। यही वजह थी कि माँ को यह फिक्र पड़ी रहती थी कि कहीं किसी की बुरी नज़र हम पर न पड़ जाए। एक तो हम गरीब थे, दूसरे मेरे बाबा एक बहुत अमीर फैमिली के बंगले पर चौकीदारी की नौकरी किया करते थे। उनकी तनख्वाह बहुत सारे सालों बाद जाकर इस काबिल हुई थी कि वह बाहर के छोटे मोटे काम किए बगैर गुजारा हो जाता था। इससे पहले बाबा जब चौकीदारी की ड्यूटी निभाकर वापस आते थे तो साथ ही साथ किसी न किसी दूसरे बंगले में पार्ट टाइम माली का काम भी किया करते थे ताकि घर के खर्चे पूरे किए जा सके। मैं हमेशा से सोचती थी कि पढ़ लिख कर किसी अच्छी जगह पर जॉब करूंगी ताकि अपने बाबा का हाथ बटा सकूं और उनका बेटा बन सकूं। हमारे दोनों भाई अभी काफ़ी छोटे थे, इसलिए मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं किसी तरह से इस काबिल हो जाऊं कि बाबा का बोझ बांट सकूं। मैंने अपने इन हालात का इजहार अपने घर में ही रखा था, जिस पर बाबा को तो कोई एतराज नहीं था, लेकिन माँ को इस पर बहुत एतराज़ था। उनका कहना था कि लड़की जात से काम नहीं करवाना चाहिए क्योंकि औरत की कमाई में बरकत नहीं होती। इसमें माँ का कसूर नहीं था क्योंकि वो पुराने ज़माने की ख्यालात की थी। वक्त गुजरता गया और मैं यूं ही पढ़ते पढ़ते एमए कर लिया। मैं आगे भी पढ़ना चाह रही थी, लेकिन माँ ने इस बार काफ़ी जोर डाला। फिर भी पापा ने उसकी एक ना सुने और मुझे सरकारी कॉलेज में आगे ग्रेजुएट के लिए दाखिला दिलवा दिया। इस मामले में माँ को न जाने क्यों डर ही लगा रहता था। खैर, मैं ऊपर वाले का नाम लेकर ग्रेजुएट में दाखिला ले चुकी थी और साथ साथ घर में माँ के साथ पूरा काम भी करती थी। घर के कामों के साथ साथ मैं अपने छोटे बहन भाइयों को भी पढ़ाती थी ताकि मैं पढ़ाई के साथ साथ उनको भी सिखाती थी। मेरे लिए मुश्किल वक्त था, लेकिन मैं जानती थी कि मेरे पास इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था। वक्त यूं ही गुजरता चला गया और मैं ग्रेजुएट भी कर लिया। अब माँ को मेरी शादी की फिक्र पड़ गई थी। वो जल्द से जल्द मुझे अपने घर से विदा कर देना चाहती थी। असल में माँ ऐसे खानदान से आई थी जहाँ पर लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती थी। खुद माँ की शादी भी काफ़ी कम उम्र में हुई थी। इसके साथ साथ वो पुराने ज़माने के लोगों की तरह वहम परस्त थी और लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना लिखाना पर कम ही वो जोर देती थी। मैं यह सोच कर बैठी थी कि मैं पढ़ लिख कर कहीं जॉब करूंगी और पापा की कांधे की मजबूत बनूंगी। और कहा मेरे सारे सपने की खाई में गिरने वाले थे। मास्टर का पहला साल था और उस वक्त तक मेरी उम्र भी 24 साल हो चुकी थी जब एक दिन पापा बड़े अजीब गरीब सी मूड में घर आए। उनके चेहरे से लग रहा था कि वह खुश हैं, लेकिन साथ ही साथ यूँ भी लग रहा था कि वह किसी हद तक परेशान भी हैं। कुछ दिन तक तो यूं ही रहा और माँ पापा के बीच में चोरी छुपे बहस जारी रही। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर क्या हो रहा है। इसी दौरान मेरे पेपर्स भी सिर पर आज पहुंचे और मैं सारी चीज़ दिमाग से निकालकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी किस्मत ने मेरे लिए कुछ और ही लिख दिया था। जिस दिन मेरे पेपर्स खत्म हुए उस दिन पापा ने हमें कहा कि कल उनकी मालकिन हमारे घर आने वाली है। मैं बड़ी हैरान हुई और पूछने लगी कि आखिर आपकी मालकिन हमारे घर क्या करने आ रही है। पापा कहने लगे कि भाई वो मालकिन है, उन्होंने ही कहा है कि वो हमारे घर आएंगी। मैं भला उनसे इस मामले में क्या कह सकता हूँ। पापा की अजीबोगरीब जवाब सुनकर मैं खामोश हो गई। हम हमारे गरीब खाने 2 कमरों का एक छोटा सा घर था, अच्छी तरह से साफ सुथरा करने में व्यस्त हो गए। अगले दिन वाकई बंगले की बड़ी मालकिन हमारे घर आ पहुंची। कुछ देर तक तो वो ऐसे ही हमारे बीच बैठी रही। हम सब भी उनके इर्द गिर्द जमा थे। बेशक मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। तभी बड़ी मालकिन ने एक ऐसी बात की कि जिसे सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। उन्होंने उठकर मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी कि भाई साहब, मैं अपने इकलौते बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगती हूँ। आप सोच समझ कर मुझे जवाब दीजिएगा, क्योंकि मैं नंदिनी को अपनी बहू बनाने का फैसला कर चुकी हूँ। मैंने यह बात सुनकर बड़ी बेयकीनी के ख्याल में पापा की तरफ देखा, क्योंकि वो मेरे सारे इरादों और ख्वाबों से वाकिफ थे।
लेकिन यह देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वह इस बात कर खामोश रहे और सर झुका दिया। मालकिन मुझे प्यार देती हुई और ज़बरदस्ती मेरे हाथ में 5,000 के चंद नोट रखती हुई घर से चली गई। उनके जाते ही मैंने पापा से पूछा कि पापा ये सब क्या है। पापा कहने लगे कि बेटी ये तुम्हारी किस्मत का फैसला है, ऐसे अच्छे रिश्ते रोज नहीं मिला करते, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम अपने सारे फर्ज को बहुत अच्छे तरीके से पूरा करोगी। वैसे भी शादी में काफ़ी वक्त बाकी है, तुम अगर इस दौरान कोई जॉब करना चाहो तो वो भी कर सकती हो। फिर बहस की कोई कोशिश की तो ज़िंदगी में पहली बार पापा ने सख्ती से मुझे चुप करवा दिया और कहने लगे मेरा फैसला आखिरी है, तुम्हारी शादी मालकिन के बेटे के साथ ही होगी। मैं नहीं जानता कि वह जैसे गरीब लोगों के घर में रिश्ता क्यों जोड़ना चाहती है, लेकिन उस लड़के को मैंने अपनी गोद में खिलाया है और शुरू से ही उसके पास काम करता रहा हूँ। वो लड़का वाकई बहुत अच्छा है। पापा के इस फैसले के सामने भला मैं क्या कर सकती थी। लिहाजा दिल पर पत्थर रखकर खामोश हो गई। मेरे लिए यह सब हजम करना मुश्किल था, लेकिन मुझे नजर आ रहा था कि अब यही मेरा हकीकत है और मुझे किसी न किसी तरह इन सबको दिल से कबूल करना ही होगा। कुछ दिन तो मुझे अपने आप को यह हकीकत समझाने में काफ़ी वक्त गुजर गई। फिर मैंने पापा से जॉब की बात की तो वो कहने लगे तुम्हारे दिमाग में कौन सी जॉब है। कानून की पढ़ाई करने की वजह से कॉलेज में मेरे कुछ दोस्त बन गए थे। मैं उनसे बात की कर चुकी थी और अब कोर्ट में किसी वकील के असिस्टेंट के तौर पर जॉब करना चाह रही थी। मेरी मास्टर की डिग्री एलएलबी की थी, इसलिए मुझे इस जॉब में कोई दिक्कत भी नहीं हो सका था। हैरत अंगेज तौर पर पापा के साथ साथ माँ ने भी इस मामले में कोई एतराज़ नहीं किया। कुछ ही दिन में जहाँ मेरी जॉब का फर्म हो गई, वहीं पर मेरी शादी की तारीख भी फिक्स कर दी गई। पापा ने मेरी शादी की तैयारी के लिए 7 महीने का वक्त मांगा था तो मालकिन ने खुशी से दे दिया था। मैं अब इस चीज़ से अनजान हो चुकी थी और हालात को कबूल कर चुकी थी, इसलिए मैंने उसे नज़रअंदाज करते हुए कोर्ट में जॉब कर ली। तनख्वाह कुछ ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन हम जैसे घर के लिए काफ़ी थी। अब मेरी तनख्वाह और पापा की जमा पूंजी की मदद से माँ मेरे लिए कपड़े, जूते और कुछ जेवर तैयार करवा रही थी। दहेज का बाकी कुछ भी सामान लेने से मालकिन ने साफ तौर पर मना कर दिया था। मैं इन सब चीज़ों को दरकिनार कर दिल के साथ अपनी जॉब कर रही थी। ये जॉब करते हुए कोर्ट में मेरे कई रास्ते भी बन गए थे। खुशकिस्मती से मुझे जितने भी लोग मिले सबके सब इज्जत करने वाले और शरीफ इंसान थे। किसी ने भी मुझे गरीब लड़की समझकर मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की। यह ऊपर वाले का कर्म ही था कि हर जगह पर मुझे इज्जत मिली और मेरे रास्ते आसान होते चले गए। यूं ही 1 साल गुजर गया और मेरी शादी का वक्त आ पहुंचा। मालकिन को मेरे जॉब करने पर कोई एतराज़ नहीं था, इसलिए इस वक्त तौर पर मैंने जॉब से 1 महीने की छुट्टी ले ली। मैं अच्छी खासी हसीन थी, बड़ी मालकिन के घर भी आने का ख्याल ही माँ को पागल किए जा रहा था। जैसे तैसे सारी रस्म पूरी हो गई और मेरी विदाई का वक्त आ पहुंचा। जब मुझे माँ और कुछ रिश्तेदार विदाई के लिए तैयार करके घर से बाहर ले जा रही थी तो मेरी नज़र अचानक ही एक कोने की तरफ उठी। वहाँ पर बड़ी मालकिन और पापा खड़े थे। बड़ी मालकिन पापा के हाथ में एक थैला पकड़ा रही थी जिसके ऊपर स्वॉपर, उसके ऊपर अखबार लपेटा हुआ था। मैं एक नज़र देखते ही पहचान गई कि ये नोटों की गड्डियाँ हैं जो बड़ी मालकिन पापा को दे रही है। मैं इतना नासमझ और नादान तो नहीं थी कि इस चीज़ को पहचान ना पाती। कोर्ट में ऐसे बहुत सारे रुपये के बंडल मेरे सामने रखे रहते थे। मेरे दिल को एक धक्का सा लगा और मैं समझ गई कि पापा ने दरअसल दौलत की लालच में अपनी बेटी का सौदा बड़ी मालकिन के साथ किया है। उसके बावजूद बेटी होने के नाते मैं दिल पर पत्थर रखकर चुप रहने का मजबूर थी, क्योंकि अब आखिर वो मेरे थे, पापा ही थे और उनकी इज्जत की हिफाजत करना मेरा फ़र्ज। यह सब कुछ देखकर मेरे दिल अंदर से चकनाचूर हो चुका था और मैं दिमागी तौर पर इस बात के लिए भी तैयार हो चुकी थी कि अगर मुझे पैसों की वजह से बेचा गया है तो इस लड़के में कोई ना कोई खराबी जरूर होगी, जिसकी वजह से मालकिन को अपने खानदान में उसका रिश्ता नहीं मिल रहा होगा। यह सब मेरे लिए बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन हमारे समाज में बेटियां शायद इसी तरह से मजबूर होती है और यूं ही सारी ज़िंदगी समझौते की ज़िंदगी गुजार देती है। खैर, मैं दुल्हन बनकर उस बंगले में आ गई जहाँ पर पापा ने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जॉब करते हुए गुजार दिया था और अभी वहाँ पर चौकीदारी भी थे। मैं सजी संवरी एक बहुत बड़े कमरे में बैठे अपने पति का इंतजार कर रही थी। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था कि न जाने मेरा पति कैसा होगा और उसकी फितरत कैसी होगी। तभी दरवाज़ा खुला और एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसने दरवाज़ा बंद किया और मेरी तरफ आने लगा। उस पर नज़र पड़ते ही मेरा दिल उसे देखकर मेरा दिल धड़कना ही भूल गया।
वो एक अच्छा खासा खूबसूरत हैंडसम नौजवान था। उसके चेहरे पर कुछ ऐसी बात थी जो उसे किसी तरह से नॉर्मल नहीं जाहिर कर रही थी। वो मेरे सामने आकर बैठा और बगैर कुछ कहे अपने जेब में हाथ डालकर उसने एक डब्बी निकाली और उसे खोलकर उसमें से एक चेन निकालकर मेरे हाथ में पकड़ा दी। वो मेरी तरफ देखे जा रहा था। उसकी आंखें जैसी खाली खाली सी थी। लगता था जैसे उसकी शादी ना हो, बल्कि उसे जबरदस्ती यहाँ पर भेज दिया गया हो। मैंने हाथ आगे बढ़ाया और उसने मुझे गिफ्ट दे दिया। जब वो बहुत देर तक यूं ही मेरी तरफ देखता रहा तो मैंने हिम्मत की और उससे उसका नाम पूछा। हैरत की बात थी कि मुझे अब तक अपने पति का नाम भी मालूम ना था। वो लड़का मुझसे 2-3 साल ही बड़ा होगा। कुछ देर तो खामोश रहा, फिर उसने बड़ी झिझक हुई आवाज़ में अपना नाम बताया। उसका नाम महेश था। कुछ देर तक मैं उससे बात करने की कोशिश करती रही, लेकिन वो मेरा हर सवाल के जवाब में हूँ हाँ करके चुप हो जाता। तभी अचानक उसके चेहरे की रंगत बदल गई और ठहाके मारकर हंसने लगा। मैं उस पर एक नज़र डालते ही समझ गई कि यह दिमागी तौर पर पागल है और उसका दिमाग अब उसके काबू में नहीं है। जिस तरह से अचानक ठहाका उसने लगाया था, मैं समझ गई थी कि उस पर पागलपन का कोई दौरा पड़ा है। यह जानकर मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। वो लड़का जो कुछ देर पहले तक तकरीबन नॉर्मल नजर आ रहा था, अब कुछ और बन गया था। मेरी तरफ देख देख कर हाथ से इशारे करता हुआ हंस रहा था। मेरा दिल घुटन के मारे चूर चूर हो रहा था और मैं सोच रही थी कि आखिर पापा ने अपनी लाडली और बड़ी बेटी के साथ ये किया क्यों। उन्होंने जानते हुए मुझे नरक में कैसे धकेल दिया। यह सोच कर ही मुझे मारे डर रही थी कि मुझे इस नरक में मेरे माँ बाप ने जानबूझकर धकेला है। अब मुझे याद आ रहा था कि कैसे मेरे पापा कुछ दिन तक सरगोशी में माँ से सारी बातें करते रहे थे। इसका मतलब साफ जाहिर था कि उन्होंने बाकायदा मंसूबा बना करके मुझे इसमें सजा धक्का दिला था। काफ़ी देर तक तो वो लड़का यूं ही ठहाका लगाता रहा। हैरत की बात तो ये थी कि यह सब करते हुए उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। उसकी आंखों से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह हंस रहा है। वो वाकई दिमागी तौर पर ठीक नहीं था। उसने बीच में 2-3 बार मुझसे बीबी कहा, जिससे यह जाहिर होता है कि उसकी होश सलामत जरूर है, लेकिन उसके काबू में नहीं है। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा भयानक रात थी। मैं हर सूरत यहाँ से फरार होना चाहती थी। मैं अच्छी तरह से सोच चुकी थी कि मैं अब इस घर में वापस कभी नहीं आऊँगी, चाहे फिर मेरे घर पर इसकी वजह से कोई मुसीबत भी क्यों ना आए। मैं इस तरह की सारी ज़िंदगी कभी नहीं गुजार सकती। आज की काली रात खत्म हुई और अगले दिन मैं शाम के वक्त रस्म पूरी करने के लिए अपने घर वापस आ गई। जब सब मेहमान एक एक करके विदा हो गए तो मैं एकदम से फट ही पड़ी। माँ पापा चुप करके मेरी बातें सुनते रहे। मेरे दिल में जो आया मैंने उन्हें सुनाया और हर लिहाज से उन दोनों को इल्ज़ाम ठहराया। जब मैं बोल बोल कर थक गई तो वो भी वहीं फर्श पर गिरने गिरने के अंदाज में बैठकर सर पकड़कर रोने लगी। मेरे लिए ये बात सबसे ज़्यादा तकलीफ नुमा थी। मेरे साथ यह सब कुछ मेरे माँ बाप ने जानबूझ करके किया है। जब कुछ देर रोने के बाद मेरी सिसकियाँ थम गई तो पापा आगे बढ़े और मेरे साथ ही फर्श पर बैठकर मेरा सर अपने सीने के साथ लगाते हुए कहने लगे कि बेटी, तुमने जो कुछ कहा हमने सुन लिया, अब थोड़ी सी हमारे भी सुन लो। कि हो सकता है कि बात वैसी ना हो जैसे तुम्हें नजर आ रही हो और तुमने जो कुछ देखा वो महज तस्वीर का एक पहलू ही हो। हम तुम्हें सब कुछ खुद ही बताना चाहते थे। मैं मानता हूँ कि हमसे गलती हुई है। हमें तुम्हें यह सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो लड़का यूं आपसे बाहर हो जाएगा और तुम्हारी पहली रात इस कदर तकलीफ के साथ गुजरेगी। पापा की आवाज़ में कुछ ऐसा दर्द और तासीर थी कि मुझे लगा कि अब की बार वो सच ही बोल रहे हैं। मैं खामोश होकर उनके चेहरे की तरफ देखने लगी। पापा सर झुकाते हुए बोले कि बेटी, दरअसल ये लड़का हमारी मालिक का सगा बेटा नहीं है। यह हमारे मालिक की एक दूसरी बीवी है और यह उसका बड़े साहब की पहली बीवी का औलाद है। दूसरी मालकिन के साथ बड़े साहब ने इसलिए शादी की थी कि वो अपने बेटी की परवरिश में कोई कमी ना छोड़े, क्योंकि उस वक्त ये बच्चा बहुत छोटा था। मैंने उस लड़की को अपने हाथ से खिलाया पिलाया और उसको अपने सामने बड़ा होते हुए देखा है, इसलिए मुझे उस लड़के से अपने बच्चों जैसी मोहब्बत है। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि दरअसल इस लड़के के इस पागलपन के पीछे असल कहानी क्या है। तुम जानती हो कि अधिकतर सौतेली माएँ अपने सौतेले बच्चों के साथ क्या सलूक करती हैं, और ये दूसरी मालकिन इस मामले में किसी चुड़ैल और डायन से कम नहीं है। मुझे यह बात कहीं कहनी चाहिए क्योंकि मैंने उनका नमक खाया है, लेकिन जो सच बात है वो यही है कि उस लड़की की ये सारी हालात दूसरी मालकिन की वजह से है। पापा की यह बात मेरे लिए बेहद हैरत करने वाली थी कि यह लड़का कुदरती तौर पर पागल नहीं है, बल्कि इसके पागलपन के पीछे उस मालकिन का हाथ है। यह खबर सुनते ही मैं अपनी सारी तकलीफ भूल गई और एकदम से सर पूछ बैठी कि पापा ये सब कैसे हुआ, मुझे पूरी बात बताइए। पापा कहने लगे
कि जब ये मालकिन शादी कर इस घर में आई तो उस वक्त इस लड़के की उम्र तकरीबन 3 साल थी। वक्त के साथ साथ मालकिन की नफरत अपने सौतेले बेटे से बढ़ती चली गई और शादी के तीसरे साल मालकिन ने उन्हें एक बेटी भी दे दी। अपनी औलाद गोद में आते ही उन्होंने न सिर्फ सौतेले बेटे से आंखें फेर ली बल्कि यह कोशिश करना भी शुरू कर दी कि किसी तरह बड़े साहब की सारी जायदाद उन्हें और उनकी बेटी को मिल जाए और यही लड़का इससे वंचित रहे। इस मकसद के लिए उस लड़के को रास्ते से हटाना जरूरी था। इसलिए मालकिन ने न जाने किस तरह की दवाइयाँ उस लड़के को खाने में मिलाकर देना शुरू कर दी थी। उसकी दिमागी हालत बिगड़ने लगी। बड़े साहब उस वक्त जिंदा थे और वो यह सब हाल देखकर बेहद परेशान थे। उन्होंने अपने बेटे को बहुत सारे डॉक्टर्स को चेक करवाया। उन्होंने इस सिलसिले में बहुत सारे चेकअप के बाद दवाइयाँ भी लिख कर दी थी। जाहिर सी बात है कि बड़े साहब कारोबार के सिलसिले में घर से बाहर हुआ करते थे, तो वह दवाइयाँ देने की जिम्मेदारी भी सौतेली माँ के कंधों पर ही आ गई थी। मालकिन ने वो दवाइयाँ कभी भी उस लड़के को नहीं दी, बल्कि वही जहरीली और नशावार दवाइयाँ उस लड़के को पिलाती रही, जिसकी वजह से उस लड़की की हालत और भी बिगड़ती चली गई। अपने इकलौते बेटे की हालत देखते हुए बड़े साहब ने मरने से पहले ही पैदाइशी तौर पर यह वसीयत कर दी थी कि अगर यह लड़का शादी के काबिल हो जाए और शादी के 4 साल बाद तक इसकी हालत संभल जाए तो इसकी सारी जायदाद इस लड़के के नाम हो जाएगी, और अगर ऐसा ना हो सके तो सारी जायदाद की दूसरी मालकिन और उसकी बेटी हो जाएगी। अब यही वजह है कि मालकिन इस लड़के के लिए कोई ऐसी लड़की लाना चाहती थी जिसे वो दबा कर रख सके और यूं अगले 4 साल का समय निकाल सके। इसके बाद ये सारी की सारी जायदाद खुद ब खुद हथिया सके। मेरे पापा बता रहे थे और मैं बुद्ध बनी बैठी रिश्तों की यह दास्तान सुन रही थी। ना जाने कैसी मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे पता भी नहीं चला कि मैं जिस लड़के से नफरत कर रही थी वो बेचारा तो खुद अपने हालात का मारा हुआ था। बिना होश हवास के वो इस काबिल ही नहीं था कि अपने जज्बात का इजहार कर पाता। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, पापा ने हाथ बढ़ाकर मेरे आंसू साफ किए और कहने लगे कि बेटी, मैं जानता हूँ कि यह बच्चा अभी ठीक हो सकता है। जैसे तुम मेरी बेटी हो वैसे ही उस लड़के को भी अपना बेटा समझता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मालकिन की यह जायदाद उसकी सही वारिस तक पहुँचे। इसलिए मालकिन की साजिश में मैंने जानबूझकर तुम्हारा नाम शामिल करवाया और उनके सामने अपने आप को लालची जाहिर किया। जानता हूँ कि तुम पढ़ी लिखी हो और दुनियादारी भी जानती हो। तुम कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगी ताकि अपने पति को भी बचा लोगी और यूं मैं अपने बड़े साहब की वफादारी का हक भी अदा कर सकूं। मुझे इस जायदाद का कोई लालच नहीं है, बल्कि मैं यह चाहता हूँ कि ये सारी जायदाद उसके असली वारिस को मिले, ना कि लालची माँ बेटी को, जिन्होंने अपने मतलब के लिए लालच की खातिर इस लड़के के साथ यह सलूक किया है। उस लड़की की सौतेली बहन भी इस सारे जुल्म में अपनी माँ के साथ रही है। अब तुम मुझे बताओ, क्या मैंने जो कुछ किया क्या यह वह गलत था? अगर तुम फिर भी इसे गलत समझती हो तो तुम पर कोई दबाव नहीं है, तुम चाहो तो अभी पीछे हट सकती हो। पापा की इन सारी बातों ने मेरे दिमाग से सारी बातें साफ कर दी थी और अब सारी की सारी हालात मेरे सामने साफ हो चुके थे। कानून की पढ़ाई और कचहरी के तजुर्बे ने मुझे बहुत सारी कानूनें भी सिखा दी थी। मैं कुछ देर तक खामोश बैठी सोचती रही और फिर सर उठाकर बड़े चाव से पापा से पूछा कि पापा, बस मुझे इतना बता दीजिए कि बड़े साहब की वसीयत उनकी किस वकील के पास है। मुझे इस वकील का नाम और एड्रेस दे दे, बाकी काम मेरा है। मेरी यह बात सुनकर पापा की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। फिर रोती हुई आवाज़ में कहने लगे कि मैं जानता था मेरी बेटी इस मामले में मेरा साथ जरूर देगी। बेटी, इस लड़के को मैंने अपने हाथों से खिलाया है और वो वाकई बहुत अच्छा लड़का है। तुम यकीन करो कि मैंने तुम्हारे लिए बेहतरीन फैसला किया है, बस तुम्हें थोड़ी सी हिम्मत करनी होगी। यह कहकर पापा ने मुझे बड़े साहब की वसीयत और उनके वकील के बारे में वो सारी जानकारी दी। अब मेरा दिमाग भी साफ हो चुका था। मैं समझ चुकी थी कि अब मुझे आगे क्या करना है। 2 दिन बाद ही मैं अपने घर से दोबारा अपने ससुराल पहुंच गई, जो मेरा असली घर था। मुझे वहां देखकर मालकिन बेहद हैरान हुई। शायद वो ये सोच कर बैठी थी कि वापस मैं नहीं आऊंगी और वो खुलकर अपना घिनौना खेल जारी रख सके। उन्होंने बड़े चुपके से मुझे लहजे में कहा कि मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि तुम वापस आ जाओगी। मैंने भी विचारगी लहजे में उन्हें कहा कि नहीं, यह तो मेरा अपना घर है और आपके यहाँ होते हुए मुझे क्या परेशानी हो सकती है। मेरी बात सुनकर मालकिन के चेहरे पर एक बड़ी कामिनी सी मुस्कुराहट उभरी और वह सर हिलाते हुए अंदर चली गई। मैंने दिल ही दिल में उन पर लानत भेजी और अपना सामान उठाकर जॉब पर जाने के लिए बाहर निकल आई।
कोर्ट में पहुंचते ही मैंने बड़े साहब के वकील का पता किया और उनसे जाकर सारी बात की। वो भी एक दर्द दिल रखने वाले इंसान थे और इस मामले में भी यही चाहते थे कि यह जायदाद उसके असली वारिस तक पहुंचे। इस बारे में पापा मुझे पहले ही बता चुके थे। मैंने वकील साहब से सारी बात की और अपना प्लान उनके सामने रखा। उन्हें भी मेरा यह मंसूबा बेहद पसंद आया। कुछ दिन में कानूनी कार्रवाइयों की मदद से मैं कोर्ट के जरिए इस चीज़ की इजाज़त ले चुकी थी कि बड़े साहब की जायदाद में से खासी बड़ी रकम अपने पति के इलाज पर खर्च कर सकूं। जब यह बात मालकिन की खबर हुई तो उन्होंने मुझे बेहद धमकाने की कोशिश की, लेकिन कानूनी तौर पर अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, क्योंकि मैंने जाती हिफाजत के लिए कोर्ट में दरख्वास्त भी दे दी थी और मालकिन का नाम इसमें दर्ज करवा दिया था। मैं अपने पति महेश को लेकर विदेश चलेगी और वहाँ पर उसका इलाज शुरू करवा दिया। इन सारी दवाइयों का असर उतरते उतरते तकरीबन 7 महीने लग गए, लेकिन इन महीनों में महेश एक बिल्कुल नए और नॉर्मल रूप में मेरे सामने थे। इस दौरान मैंने जी जान से अपने पति की देखभाल की और पूरी तरह से उसका ख्याल रखा। जब वो बिल्कुल सेहतमंद हो गए तो उन्होंने मेरा बेहद शुक्रिया अदा किया। तब मैंने उन्हें सारी कहानी सुनाई कि इतने साल में क्या कुछ होता रहा और मैंने ये सारे जंग अब तक कैसे लड़ी है। मेरी बातें सुनकर महेश की आंखों में से आंसू आ गए और वो कहने लगे कि मैंने अपनी सौतेली माँ को कभी सौतेली भी नहीं समझा। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वह मेरे साथ यह सब कुछ भी करती होगी। ऊपर वाले ने तुम्हारी शक्ल में मेरे लिए एक फरिश्ता ही भेजा है और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि सारी ज़िंदगी तुम्हारी कदर में कोई कमी नहीं आने दूंगा। महेश को पूरी तरह सेहत में आने में अभी भी कुछ वक्त बाकी था। यूँ जब हम अपने देश वापस लौटे तो उस वक्त लगभग 1 साल गुजर चुका था। वापस आने पर हमें मालूम हुआ कि मालकिन ने इस दौरान अपनी बेटी की शादी की, लेकिन इनकी साजिशें उनके मुँह पर भी वापस पड़ी। उनकी बेटी यूँ 1 ही साल के अंदर ही अंदर उनकी बेटी तलाक होकर दोबारा अपने घर आ बैठी थी। महेश एक बड़े ही नेक दिल और रहमदिल इंसान थे, जो इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी उन्होंने बदला नहीं लिया। मैं तो महेश की तरफ देखकर हैरान होती थी कि इस दौर में भी ऐसा शख्स इस दुनिया में कैसे मौजूद हो सकता है कि जिस पर इतना कुछ बीता हो और वो भी फिर इस कदर नरम दिल हो। मेरे दिल में तो मालकिन के खिलाफ बेहद जहर और गुस्सा था, लेकिन महेश का मामला बिल्कुल अलग था। अपने देश वापस पहुंचने पर जब हमें इन बात का पता हुआ तो मैंने साफ साफ महेश से कहा कि यह सब उनके अपने करतूतों का नतीजा है कि उनकी बेटी अब घर में तलाक लिए हुए बैठी है। मेरी बात सुनकर महेश ने मुझे कहा कि बुरी बात है, ऐसा नहीं कहते। उन्होंने जो कुछ भी मेरे साथ किया हो, मैं उनके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। बेशक वो मुझे अपना बेटा ना मानती हो, लेकिन मेरे बाप के रिश्ते के लिहाज से अब भी वो मेरी माँ है। महेश की बात सुनकर मैं तो उनका मुंह ही देखती रह गई। इसके बाद वो मुझे लेकर अपने घर आ गए तो मालकिन अपनी बेटी की दुख की वजह से पूरी तरह से टूट चुकी थी। महेश को सेहतमंद और बिल्कुल नॉर्मल अपनी आंखों के सामने देखकर एक बार तो उन्हें भी यकीन नहीं आया, लेकिन फिर वो महेश के कदमों पर गिर कर माफ़ी मांगने लगी। महेश ने भी उन्हें उठाकर माफ़ कर दिया और कहने लगी कि आप बेफिक्र रहें, आपका जायज़ हक आपको ज़रूर मिलेगा। इसके बाद महेश ने वकील साहब के साथ मिलकर अपने बाप की वसीयत को उनके नाम कर दिया और फिर वसीयत और कानून के मुताबिक अपने बाप की अपनी बहन का जो हिस्सा बनता था वो उन्हें दे दिया। बाकी की जायदाद जो महेश के हिस्से में आई वो महेश ने मेरे नाम कर दी। इसके बावजूद भी महेश आज तक अपनी सौतेली माँ और अपनी बहन की खबर लेते रहते हैं। उन्होंने अपनी सौतेली बहन की दोबारा शादी भी करवाई। अब सौतेली बहन अपने घर में खुश हैं, हम सब भी बहुत खुश हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपने ख्याल रखिए।